दिल्ली में नर्सरी एडमिशन हर एक पेरेंट के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत रहती है। जिन परिवारों को भी अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है, छोटे बच्चों के एडमिशन के लिए जो लोग जद्दोजहद में लगे रहते हैं, उनके लिए तो ये नाइटमेयर होता है और शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है कि उनके बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए और वो नर्सरी से शुरू होता है। लेकिन नर्सरी एडमिशन की गाइडलाइंस बहुत कंफ्यूजिंग हो गई हैं। ये सारा इशू बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है। आम आदमी पार्टी इन प्रिंसिपल ये विश्वास करती है कि दिल्ली में जन्मे हर बच्चे को नर्सरी में एडमिशन का अधिकार है। वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, किन हालात में पैदा हुआ है, लेकिन हर बच्चे को नर्सरी एडमिशन का अधिकार होना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि दिल्ली के हर बच्चे को नर्सरी में एडमिशन मिले। जब हमारी सरकार थी तो हमने ये सुनिश्चित किया था कि ये गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट हों। हमारी सरकार से ठीक पहले एलजी साहब के निर्देशन में गाइडलाइंस बनी थी और उनको और इम्प्रूव करके हमने सख्ती से लागू किया था। उसका असर ये हुआ था कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स की मनमाने तरीके से फ़ीस निर्धारण, मनमानी तरीके से डोनेशन लेना और नर्सरी एडमिशन में ख़ास तौर से मैनेजमेंट कोटा, मिनिस्टर कोटा, ऑफिसर्स का सिफारिश कोटा, एमएलएज़ का, नेताओं का सिफारिश कोटा, तमाम तरह के लोगों की जितनी सिफारिश होती थी एडमिशन में, वो सब बंद हो गई। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी, वो शायद निकट वर्षों में पहला ऐसा वर्ष था जब नर्सरी एडमिशन में किसी की सिफारिश नहीं चली, ना शिक्षा मंत्री की चली, ना शिक्षा सचिव की चली, ना शिक्षा निदेशक की चली, ना नेताओं की चली, ना किसी अफसर की चली। और मुझे आज भी दिल्ली में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि साहब हमारे बच्चे का एडमिशन बिना सिफारिश और बिना डोनेशन के हुआ। तो ये उन गाइडलाइंस की इम्पोर्टेंस है। हमने कोटा सिस्टम ख़त्म किया था, हमने एडमिशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने की शुरुआत की थी ताकि प्राइवेट स्कूल्स में नर्सरी एडमिशन में पूरा का पूरा जो एडमिशन सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। और ये गाइडलाइंस इसी के बारे में थी। इसका पेरेंट्स को लगातार फ़ायदा मिल रहा था और इनको और इम्प्रूव करके इनका फ़ायदा बड़ी संख्या में और पेरेंट्स को मिलना चाहिए था। लेकिन अब आज माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली में ये फैसला दिया है। हम अदालत का पूरी तरह सम्मान करते हैं, लेकिन अदालत के इस फैसले से और उसके कुछ परिणामों से हम असहमत हैं, क्योंकि हमें खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि इससे दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बढ़ेगी। अगर प्राइवेट स्कूल्स अपने यहाँ एडमिशन का फॉर्मूला खुद तय करेंगे तो उनका एक ही मकसद होगा कि कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट बनाया जाए, कैसे मैक्सिमम डोनेशन लिया जाए पेरेंट्स से, कैसे मोटी फ़ीस को जस्टिफाई किया जाए। अगर प्राइवेट स्कूल्स को एडमिशन के लिए गाइडलाइंस बनाने का ज़रिया दे दिया गया, उनका पावर दे दी गई, इससे वापस नेताओं की, मंत्रियों की, अफसरों की सिफारिश बढ़ेगी। प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा राज शुरू होगा। मैनेजमेंट कोटे के नाम पे बहुत सारी सीटें, और उस समय सारी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। वापस उसी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ जाएंगे हम जहां हर पेरेंट प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी से, दादागिरी से दुखी है। डोनेशन, फीस, इन सब पे। और बड़ा आश्चर्य है कि एक तरफ हाई कोर्ट से एक आदेश इन्हीं दिनों में आता है कि जिन प्राइवेट स्कूल्स ने बढ़ी हुई फ़ीस ली हुई है उसको वापस किया जाए। एक तरफ प्राइवेट स्कूल्स पेरेंट्स को लूट रहे हैं, ये हाई कोर्ट के पैरेलल आदेश में साफ लग रहा है और हाई कोर्ट उनकी मदद भी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स को इतनी मनमानी की खुली छूट देना एक तरह से शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए, शिक्षा को और महंगी करने की दिशा में खतरनाक कदम हो सकता है। हमारा ऐसा मानना है कि इससे पूरी तरह से मैनिपुलेशन शुरू होगा और अब आम आदमी पार्टी की सरकार फ़िलहाल नहीं है, लेकिन जो भी सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं उन लोगों को ये तुरंत फैसला लेना चाहिए कि इस फैसले के खिलाफ, हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में पेरेंट्स के हित की बात करेंगे, दिल्ली के आम लोगों के हित की बात करेंगे, ना कि सरकारी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के लिए। तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि तुरंत इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। पहले से ही बहुत देर हो चुकी है एडमिशन की गाइडलाइंस बनने में। जहाँ तक मुझे पता है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, उन्होंने कुछ और अच्छी गाइडलाइंस जो पिछले साल की गाइडलाइंस थी उनको भी इम्प्रूव करते हुए कुछ शायद तैयार की हैं। लेकिन अगर
सारे प्राइवेट स्कूल्स अपनी अपनी गाइडलाइंस बनाने लगेंगे तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा दिल्ली का। उसमें कुछ इश्यूज़ थे पिछले साल गाइडलाइंस में, जैसे नेबरहुड का इशू था, उसको इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता था, उसको और ठीक किया जा सकता था, और कुछ निटिग्रिटीज़ पे अगर काम करना था तो वो कर सकते थे। लेकिन आज की तारीख में तो मुझे लगता है कि जितना देरी हो रही है उतना पेरेंट्स को नुकसान हो रहा है। तुरंत क्लैरिटी चाहिए, सरकार तुरंत कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए और वहाँ डेट ले इसके लिए। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनेगी तो वापस हम प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के ख़िलाफ़, प्राइवेट स्कूलों की इस महंगी फ़ीस, महंगी डोनेशन फ़ीस, मनमर्जी से तय करने वाली फ़ीस की पॉलिसी के ख़िलाफ़ कदम उठाएंगे और सख्त कदम उठाएंगे और वापस इनको जनहित में बनाएंगे। अरे जी, बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो बनाने के लिए आम आदमी जो लोग हैं जनता से पूछने का मत बनाया। आप इसी जगह उस पर बात कर लेंगे। अभी पहले इस पॉलिसी पे आपको कुछ, हमारी पॉलिसी तो थी ये जो अभी एक तरह से स्क्रैप की गई है, हम इस पॉलिसी को वापस लाएंगे। हम सरकार में आएंगे तो देखिए, एक चीज़ साफ साफ हमें समझनी पड़ेगी कि शिक्षा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं हो सकता। शिक्षा पहली बात तो बिजनेस नहीं है, और शिक्षा का काम कतई, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और ये शिक्षा हर बच्चे को उपलब्ध हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी और सस्ती शिक्षा उपलब्ध हो। उसके लिए सरकार को जितना पैसा खर्च करना पड़े करना चाहिए, जो करना पड़े करना चाहिए, जिस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए। आप देखिए कि प्राइवेट स्कूल्स में, हमारे यहाँ कंपनियाँ प्राइवेट स्कूल नहीं चलाती हैं। मैं शिक्षा मंत्री था तब भी इस बात को बार बार दोहराता था कि शिक्षा का काम ट्रस्ट को दिया गया है। जब सरकार से आगे बढ़ाया गया तो ट्रस्ट को दिया गया, यानी कि माना गया कि शिक्षा का काम चैरिटी का काम है, ये प्रॉफिट मेकिंग का काम नहीं है। अगर प्रॉफिट मेकिंग का काम हमारे यहाँ देश में शिक्षा को माना जाता तो कंपनियों को दिया जाता, कंपनियों को स्कूल चलाने चाहिए थे। लेकिन अगर इन प्रिंसिपल हमारे संवैधानिक व्यवस्था में, हमारे कानूनों में ये माना गया है कि चैरिटी का काम है, तो उसको फिर लेटर एंड स्पिरिट में इंश्योर भी करना पड़ेगा। मनीष जी, ट्रस्ट के माध्यम से ही डोनेशन उगाही किया जाता है, जिसमें 80C टैक्स भी दिया जाता है, ट्रस्ट मतलब टैक्स बेनिफिट मिलता है। और ट्रस्ट के माध्यम से जो भी स्कूल यहाँ चलता है वो आपको डोनेशन लेती है अपने ट्रस्ट के नाम से, एज ए स्कूल एडमिशन के नाम पर, नर्सरी एडमिशन के नाम पर। तो आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए भी ऐसा बहुत सारा जिन बच्चों के नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हमने शुरुआत की थी इन सब चीज़। ट्रस्ट तो इसमें तो बाधक बनेगा ना, मैं तो जवाब फिर मनमानी मतलब डोनेशन लेगा। अब जवाब सवाल, इसीलिए मैंने कहा कि ट्रस्ट को देने का काम यही था कहीं ना कहीं कि चैरिटी, सवाल सुन लीजिए, कि चैरिटी का काम है शिक्षा। शिक्षा देश के निर्माण का काम है, शिक्षा देश की अगली पीढ़ी को खड़ा करने का काम है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो इसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए प्राइवेट स्कूल की एडमिशन प्रोसेस में, उनके फीस निर्धारण में, उनके डोनेशन अगर वो किसी रूप में ले रहे हैं, 100% ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। टैक्स बेनिफिट जो अगर वो दे रहे हैं किसी पेरेंट्स को अपने डोनेशन के रूप में, जो मतलब जो भी फंडिंग उनको हो रहा है, उस पर रोक क्यों नहीं लगाया आप लोग? लगाएंगे तो समय लग सकती है। 49 दिन में बहुत सारे काम किए थे, और भी करेंगे, ये सब करने की जरूरत है। मनीष जी, दिल्ली डायलॉग्स में एजुकेशन को लेकर क्या बहुत जल्दी, और संभवतः अगला, अभी मैं इंश्योर नहीं कर सकता, लेकिन संभवतः अगला दिल्ली डायलॉग जो होगा हमारा, वो एजुकेशन और हेल्थ को लेके ही होगा। तो उस पर हम बताएंगे कि क्या क्या है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रीमेच्योर है उसके बारे में कुछ कहना। बट दिल्ली डायलॉग में हमें लगता है कि एजुकेशन की बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहेंगे। और आपके सिर्फ उसके लिए मैं बता देता हूँ, जब मैं शिक्षा मंत्री था मैंने डाटा निकलवाया था कि दिल्ली में हर साल लगभग 5 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं, और उन 5 लाख बच्चों में से +2 तक आते आते 2.5 लाख बच्चे पास आउट होते हैं। कुछ प्राइमरी एडमिशन माने 5th के बाद ड्रॉप हो जाते हैं, कुछ 10th तक आते आते 8th तक ड्रॉप हो जाते हैं, कुछ और आगे जाके ड्रॉप हो जाते हैं। 2.5 लाख बच्चे ड्रॉप हो रहे हैं। तो सरकार को ये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी कि वो बच्चे एडमिशन भी लें और पास भी हों। पर उस पर जब दिल्ली डायलॉग होगा तो चर्चा करेंगे। आशुतोष भाई से आप कुछ सवाल थे। वैसे दिल्ली डायलॉग में जो पहला हुआ था उसमें युवाओं के बारे में जब हमने बात की थी तो उसमें शिक्षा के कई पहलुओं पे इंक्यूबेशन सेंटर की बात की थी, हायर एजुकेशन को लोन स्कीम बनाने की बात थी, 20 कॉलेजेस खोलने की बात थी। तो इस तरीके से बहुत
अलग से उस पर बात करेंगे तो और विस्तृत पॉलिसी आएगी। ये प्राइमरी पे क्या सर, सबसे शुरुआत ही नर्सरी पे शुरुआत नहीं हो पाएगी, बच्चे को एडमिशन नहीं बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए हायर एजुकेशन पे कुछ वो दोनों पहलुओं में बात कर रहे हैं ना, इसीलिए हमने इतना सारा समय उसी पे लगाया। देखिए, पूरी की पूरी शिक्षा नीति को ओवरहॉल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर आप कहीं भी चले जाएं हिंदुस्तान के अंदर, थोड़ा सा अतिरेक है लेकिन शिक्षा पूरी तरीके से माफियाओं के हाथ में है। ये अपने आप में बहुत बड़ा धंधा बन गया है, प्रॉफिट लूटा जा रहा है इसके बहाने। खास तौर से जो प्रोफेशनल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट लोगों के हाथ में कर रहे हैं। हमारी जब सरकार आएगी तो हमारा मैनिफेस्टो बिल्कुल इस पूरे मसले में पूरी शिक्षा नीति को आमूल चूल परिवर्तन करके प्रो पीपल, प्रो पेरेंट्स एंड प्रो स्टूडेंट्स एंड प्रो फ्यूचर होगा, और उसको रोजगार से जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए जो मनीष जी ने भी कहा कि वो पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता, वो चैरिटी काम है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ जिस तरीके से रंगपुरी में कल आप लोगों ने देखा कि अचानक नींद से जागे हुए नेताजी उठते हैं और उसके बाद वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे जो झुग्गियाँ हैं मेरे सीने के ऊपर से बुलडोजर चलेगा। जब उनकी 15 साल सरकार थी, न जाने कितनी झुग्गियों को तोड़ा गया है और तब नींद से जागने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी तरफ जो पूरा का पूरा जो गिराया गया है वो वहाँ के MLA बीजेपी के सत्यप्रकाश राणा, उनकी चिट्ठी LG के नाम दी गई जो हमने कल जारी भी की थी, और वो भी तब जबकि उसके इर्द गिर्द एक वॉल खड़ी करने के बाद में हुई थी। और पूरा का पूरा जो नेक्सस है बीजेपी और कांग्रेस का, ये चुनाव के ठीक पहले का नेक्सस है कि जो लोग बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं या जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं जो हमको लगातार वोट देते रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और आइडेंटिफाई करके ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जाए। और ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है। जब हमारी सरकार थी, मनीष जी बेहतर बताएंगे कि हमारी जब सरकार थी, हमने स्पष्ट तौर पे एक नीति बनाई थी, पॉलिसी बनाई थी कि किसी भी झुग्गी झोपड़ी को तब तक नहीं गिराया जाएगा जब तक वहाँ के रहने वाले लोगों को रिहेबिलिटेशन का, पुनर्वास का की योजना नहीं हो जाएगी। आप आप अचानक ठंड के मौसम में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनके उनको घरों से बाहर कर दे, बेघर कर दे, वो कहाँ जाएंगे? सरकार के अंदर कोई मानवीयता नाम की चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आप, हम ये नहीं कहते, हम कहते पुनर्वास की योजना बनाइए, उनके लिए रहने का इंतजाम कीजिए ताकि उनको कष्ट ना हो। तो सर, अभी चुनाव का वक्त है कि सारी पार्टियां रंगपुरी को लेकर के राजनीति करने लगी हैं? नहीं, जब भी देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बारे में तो बिल्कुल स्पष्ट है। बीजेपी के MLA के इशारे पर वहाँ की झुग्गियों को तोड़ा गया है, और वो चिट्ठी जो हमने कल जारी की थी आपने देखा होगा। और जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी पिछले 15 सालों में लगातार झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़वा रही थी, उनको अचानक वहाँ याद आ गया नींद से जगने के बाद, और वहाँ पहुँच जाते और कहते हैं बुलडोजर जो मेरे सीने के ऊपर से चलेगा। तो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं ये लोग? मुझे लगता है कि चुनाव से पहले और किसी भी समय पे इस बात पे तो ये बात तो राजनीतिक चर्चा में आनी चाहिए कि अलग अलग पार्टियां झुग्गियों के मसले पर कर क्या रही हैं। आज राहुल गांधी जी जिन झुग्गियों को बचाने गए थे, अगर आप थोड़ा सा तफसील में जाएंगे तो देखेंगे कि इनको डिमोलिशन पे कहीं ना कहीं उन्हीं की सरकार जिस वक्त थी, उन्हीं के मंत्रियों के दस्तखत होंगे। यूपीए सरकार की जिस तरह की पॉलिसीज़ थी, झुग्गियों को उजाड़ना, बस्तियों को उजाड़ना, आज यूपीए सरकार की ढुलमुल और ऐसी पॉलिसीज़ की वजह से आधी दिल्ली अनऑथराइज कहलाती है। उनको क्यों नहीं किया गया? फेक सर्टिफिकेट बांटे गए, फेक सर्टिफिकेट के मामले पे लोगों को धोखा दिया गया, और आज फिर राहुल गांधी वहाँ पहुँच जा रहे हैं। किस लिए पहुँच रहे हैं? तब आपने कुछ क्यों नहीं करवाया इनके लिए? आपके हाथ में तो 10 साल सरकार थी दिल्ली की। आपको याद होगा जब इस बहुत दूर नहीं है रंगपुरी से शाहीन बाग का इलाका, शाहीन बाग श्रम विहार की झुग्गियों को बचाने के लिए, और जब वहाँ डिमोलिशन कर दिया, रात को नेस्तनाबूद कर दिया, उसके विरोध को लेके हम शीला दीक्षित जी से मिलने गए थे जब वो मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित जी ने सिर्फ मिलने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि हमको और तमाम झुग्गी वालों को वहाँ से डंडे से पिटवाया और हमें एक रात भवाना में काटनी पड़ी थी। तो जिस वक्त आप सरकार में होते हैं तब आप झुग्गी वालों को बेघर करते हैं, झुग्गियाँ तोड़ते हैं, और जो उसके खिलाफ बोलते हैं उनको जेल में भिजवाते हैं। और जब आप सरकार में नहीं हैं तो आज वापस आके आप कहते हैं बुलडोजर हमारे ऊपर से निकल जाएगा। ये दो तरफा जो चरित्र है, ये दिल्ली के लोग भी जानते हैं। दिल्ली की झुग्गियों को कैसे कांग्रेस और बीजेपी मिलकर तोड़वा रहे हैं, रंगपुरी का उदाहरण इससे सबसे नहीं। And if that was the case, you see the people living in the slums belong to a particular community, or they were, and majority of them belong to a particular community. So when you are raising this issue, aren't you supporting illegal? देखिए, अगर मैं इसमें थोड़ा सा साफ कह दूं कि अगर आप सिर्फ दिल्ली सरकार के या केंद्र सरकार के कुछ कागज़ों को आधार बनाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आधी से ज़्यादा दिल्ली इलीगल तरीके से बसी हुई है। लेकिन
दिल्ली और दिल्ली वालों की ज़िंदगी सिर्फ कागज़ों की मोहताज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के कुछ अफसर अभी तक मुआयना नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सरकार के कुछ अफसर समय रहते ठीक से योजना नहीं बना पाए, इसलिए कुछ लोगों को अब इलीगल, इरेगुलर ऐसे शब्दों की ज़िंदगी में ढाला जा रहा है। आप वहाँ पानी नहीं देंगे, अगर आप ठीक है इलीगल हैं, लेकिन आप उनसे वोट क्यों लेते हैं? आप उनसे टैक्स क्यों लेते हैं? आप उनसे तमाम तरह के टैक्स लेते हैं, आप उनसे वोट लेते हैं जब वोट लेने की बारी आती है, लेकिन जब उनको कुछ देने की बारी आती है तो आप कहते हैं इलीगल है। आप बोलिए कि हम वहाँ रहने वालों से ना तो टैक्स लेंगे ना वोट लेंगे। आप पॉलिसी तो स्पष्ट करिए। आपकी सारी की सारी पॉलिसीज इतनी कंफ्यूजिंग है कि आपने आधे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हो सकता है आप जहाँ रहते हो वो भी वही इलाका हो, आधे से ज़्यादा दिल्ली को इन्होंने इरेगुलर और इलीगल घोषित कर रखा है अपने कागज़ों में। इन कागज़ों से थोड़ी ज़िंदगी चलती है, आपको कागज़ भी ठीक करने पड़ेंगे, व्यवस्था भी ठीक करनी पड़ेगी। देखिए पहली चीज ये है कि कानून जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून इस देश में थोड़ी हो सकता है। जो प्रभावशाली लोग हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो बड़ी बड़ी जमीनें कब्जा करके इसी दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन पे कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उनके ऊपर कोई, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, उन्होंने तमाम जमीनें हथिया के बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, फ्लैट्स बना दिए, पैसे कमा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। झुग्गी वालों को अगर कहीं इलीगल हैं तो पहले उनके पुनर्वास का इंतजाम कीजिए ना। एक सरकार की जिम्मे, सरकार कल्याणकारी संस्था है, सरकार कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सरकार कल्याणकारी संस्था है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों के लिए रहने खाने की, उनकी जो चिकित्सा शिक्षा की जरूरतें पूरी करें। अब अगर लोगों के पास रहने का मकान नहीं है, बहुत सारी स्कीम बनी है, आप अब तक उनमें शिफ्ट क्यों नहीं कर पाए उन लोगों को? तो जो बात आपने पूछा, हम सिर्फ राजनीति नहीं करते। जब सरकार थी तो सरकार ने बाकायदा ऑर्डर किया था कि भाई जब तक किसी को पुनर्वास नहीं मिल जाता, जब तक किसी को बसाया नहीं जाता, तब तक उनको उजाड़ने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और वो इसीलिए इस ठंडी की रात में जिसका बच्चा खुले आसमान के नीचे सोएगा, उसकी तकलीफ का अंदाजा हम सबको करना चाहिए। तो आज राजनीति वो कर रहे हैं जो उजाड़ के उजड़वाने में भी भूमिका निभाते हैं और उसके बाद रोने की भूमिका निभाते हैं। दो मुद्दे और मैं कहना चाहूंगा इस पर। अभी काला धन पे चर्चा हुई है पार्लियामेंट के अंदर। वाड्रा जी और उनका है काला धन पे अभी पार्लियामेंट में जब चर्चा हो रही थी और उसके बाद माननीय वित्त मंत्री जी ने जो जवाब दिया, तो ऐसा लग रहा था कि चिदम्बरम साहब बोल रहे हैं और चिदम्बरम साहब की जो स्पीच थी वो इनके अंदर समा गई है और वही इनके मुंह से वही सारे वाक्य जो हम लोगों ने UPA 2 की सरकार में सुने थे, वो इस UPA 3 की सरकार में हम लोगों को माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा सुनने को मिला। काला धन पे दोनों पार्टियों का चेहरा काला हुआ है, बेनकाब हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप राधा टिम्लो की कंपनी से कांग्रेस BJP वाले दोनों चंदा खाएंगे, 1 करोड़ 18 लाख रुपए राधा टिम्लो की कंपनी से BJP ने चंदा लिया और 65 लाख रुपए कांग्रेस ने चंदा लिया। तो जिन लोगों का नाम काला धन की सूची में है, उससे अगर आप चंदा खाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। असली कारण यह है जिसकी वजह से काला धन पे ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ये UPA 2 के बाद UPA 3 की सरकार है, NDA की सरकार नहीं। दूसरा मामला आज आया है वाड्रा का कि साहब इकोनॉमी क्लास का टिकट लेके बिजनेस क्लास में सफ़र करते थे। अब एक नहीं 1000 प्रमाण रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा सार्वजनिक किया गया, मीडिया के द्वारा लाया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो BJP दामाद जी के नाम से CD जारी करती है चुनाव के पहले और पूरी किताब जारी करती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं रविशंकर प्रसाद जी की, मुझे अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है कि कितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी। मेरा सवाल ये है कि राजस्थान में जो ज़मीनों के घोटाले रॉबर्ट वाड्रा जी ने किया है, उन पे 1 सालों में अब तक क्या कार्रवाई की BJP की सरकार ने? हरियाणा के अंदर अब BJP की सरकार है, वो क्या कार्रवाई कर रही है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े हुए जितने मामले थे, ये तो एक आज और एक नया मामला इसमें जुड़ गया, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पे ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि ये दोनों भाई ये आपस में एक हैं, कहने के लिए अलग हैं। कांग्रेस और BJP एक दूसरे का पर्याय है। कांग्रेस और BJP एक दूसरे के
स्वाभाविक विकल्प हैं, उसके बाद उनका ये वास्तविक विकल्प नहीं है देश के अंदर। संजय जी, आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी के अलावा कांग्रेस से भी आम आदमी पार्टी को डर? नहीं, डर किसी से नहीं है। हम चुनाव ना कांग्रेस से ना बीजेपी से, किसी से हम डर के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम चुनाव अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है उन मुद्दों पे जो वास्तव में मुद्दा है ही नहीं है। हम कहते हैं साहब, दिल्ली के अंदर हम एजुकेशन की क्या व्यवस्था करेंगे, हम कहते हैं साहब हम रोज़गार 8 लाख रोज़गार कैसे मुहैया कराएंगे, वाईफाई सिटी कैसे बनाएंगे, हम उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं साहब केजरीवाल तो मफलर पहनता है। तो ये वो मुद्दाहीन पार्टी है, तो इनसे हमारी कोई कंपटीशन नहीं। हम मुद्दों पे राजनीति करेंगे, मुद्दों पे लोगों को जोड़ेंगे। आजकल तो बीजेपी वाले नकलची हो गए हैं। हम टोपी लगाएंगे तो सुन लीजिए, हम टोपी लगाएंगे तो टोपी लगाएंगे, हम मैनिफेस्टो लोगों से पूछ के बनाएंगे तो मैनिफेस्टो पूछ के बनाएंगे, हम डेली डायलॉग करेंगे तो वो भी उस तरीके का डायलॉग करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कि 50% बिजली के दाम दम कर देंगे, तो कहते हैं हम 30% कम कर देंगे। करते नहीं है। तो हमारे समाज के अंदर नकल करने वालों को क्या कहा जाता है, आप लोग